Hello friends, welcome to our channel Satyavan Anand. Today we will discuss the editorial of the Hindu न्यूज। तो द हिंदू में जो एडिटोरियल है उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले देखा जाए तो करंट अफेयर को हमने डिस्कस कर चुके हैं, इस वीडियो अपलोड हो चुका है। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि द हिंदू में एडिटोरियल में क्या क्या चीज़ें छपी हुई हैं। तो आइए हम डायरेक्ट आते हैं द एडिटोरियल पेज पर। तो अगर हम एडिटोरियल में देखें तो एडिटोरियल सेक्शन में जो न्यूज़ है द हिंदू में, एक है पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड है और दूसरा पीआईबी से रिलेटेड है और फिर एसर रिपोर्ट है जो एनजीओ प्रथम द्वारा रिलीज किया जाता है। तो 3 एडिटोरियल ऐसे हैं जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं जजिंग ए डिकेड ऑफ द पॉक्सो एक्ट। तो पॉक्सो एक्ट को देखा जाए तो एक्चुअल में 2012 में बनाया था। तो 2012 से अब तक हम देखें तो 10 साल इसके कंप्लीट हो गए और एक्चुअल में देखा जाए तो ये 14 नवंबर 2012 को एक्चुअल में इफेक्ट में आया था। तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पॉक्सो एक्ट, इसे जो एक्चुअल में देखा जाए तो भारत यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड इन 1992 में भारत ने एक कन्वेंशन को रेटिफाई किया था। उसी के रिस्पॉन्स में भारत ने अपना एक कानून बनाया। अगर हम देखें इसका मेन एम ये है कि जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, सेक्सुअल एब्यूज होते हैं चिल्ड्रन के, इन्हें हमें पेनलाइज करना है, क्योंकि ऐसी चीज़ें बड़ा रेयर होती हैं, क्योंकि बच्चे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं इन सब चीज़ों को, क्योंकि उन्हें तो किसी को बताते हैं तो बच्चों की गलती मानी जाती है या तो विश्वास नहीं किया जाता है। तो अगर इसके बीच देखे डिबेट की बात की जाए, इस पर एक डिबेट चलता है, पॉक्सो एक्ट में कन्विक्शन रेट बहुत कम है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी बात देखा जाए तो पहले जो है सहमति से सेक्स कंसेंट, एज ऑफ कंसेंट जो है पहले सेक्स के लिए वो पहले 18 साल से घटा करके 16 साल कर दी गई थी, लेकिन बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे कहा कि वो 18 साल ही, यानी एज ऑफ कंसेंट जो है सेक्स के लिए वो 18 साल भारत में, यानी लड़का लड़की दोनों के लिए, चाहे वो शादीशुदा हो, यानी 18 साल से पहले कोई चाइल्ड मैरिज कर ले तो भी अपनी पत्नी या पति से सेक्स नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये पॉक्सो एक्ट है ये जेंडर न्यूट्रल है, यानी ये लड़का लड़की पर बराबर रूप से समान रूप से एक्टिव है। अगर हम देखें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का क्या कहना है कि जो डाटा पब्लिश करते हैं उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ का उन्होंने डाटा तो सेपरेटली पब्लिश नहीं किया है, लेकिन अन्य की बात की जाए तो जो मेल चाइल्ड विक्टिम है उनका कन्विक्शन रेट काफ़ी कम है। जैसा कि कहा कि 1000 में केवल 8, यानी 0.8% हैं केवल, ये कन्विक्शन रेट की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे जो आजकल लड़कियों के मामले तो रिपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन लड़कों का जो रेप होता है उसे रिपोर्ट नहीं किया जाता है। तो इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि 0.8% केवल है, बहुत कम है। 1000 में केवल 8 बच्चे हों, लेकिन 1000 में 8 बच्चे तो हैं, वो पूरी ज़िंदगी सदमा में जिएंगे, दहशत में जिएंगे। इस चीज़ को सबसे बड़ा कारण है कि बच्चों की एक्चुअल में रिपोर्टिंग नहीं हो पाती, इसलिए बहुत सीरियस कंडीशन है, इसे कंसिडरेशन में रखना चाहिए। दूसरा देखा जाए तो हमारे पास बहुत ज़्यादा जनरल अवेयरनेस नहीं है कि जिससे कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो बच्चों का होता है उसको रिपोर्ट करने की, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है इंडिविजुअल बट हैव द इंस्टीट्यूशन एज नॉन रिपोर्टिंग हैज़ बीन मेड ए स्पेसिफिक ऑफेंस अंडर द पॉक्सो एक्ट। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है चिल्ड्रन का, वो इंडिविजुअल का और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन है उनको अगर किसी को पता चले और उसको रिपोर्ट न करे तो पॉक्सो एक्ट में इससे भी ऑफेंस माना गया है, क्राइम माना गया। यानी कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ ये एक्ट होता है, घिनौना एक्ट, वो रिपोर्ट न करे तो बच्चा है, लेकिन अगर कोई इसको जान गया, पता चल गया, वो रिपोर्ट न करे तो क्रिमिनल हो जाएगा। कोई इंस्टीट्यूट हो या पर्सन हो, इसे रिपोर्ट करना एक लीगल मैटर माना गया, न रिपोर्ट करना इलीगल है। इसके अलावा देखा जाए इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं कि इन्हें डीमोटिवेट कर सके जिनके अंदर मानसिक विकृति है। तो सबसे बड़ी समस्या आजकल हम देखते हैं पोर्नोग्राफी है। पोर्नोग्राफी जो है समाज को बहुत ज़्यादा बिगाड़ रहा है, वो पर्सन, इंडिविजुअल, सोसाइटीज़, फैमिली सबको बिगाड़ रहा है। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर तो सरकार ने रोक लगा रखा है और स्टोर करना, किसी तरह की स्टोरेज मना है, लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी को स्टोर करना एक बहुत ही बड़ा ग्रेव कंसर्न माना गया है, वो एक ऑफेंस कंसीडर किया गया है। आगे देखें, ऑफेंस ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट हैज़ बीन डिफाइंड इन एक्सप्लिसिट टर्म विथ इंक्रीजिंग मिनिमम पनिशमेंट। तो एक्सप्लिसिट टर्म में डिफाइन किए गए कि उनके लिए जो मिनिमम पनिशमेंट है उन्हें भी
बढ़ा दिया गया है, जो एक्चुअल में देखा जाए तो महिलाओं से रिलेटेड था कि आउटरेजिंग मोडेस्टी ऑफ द वोमेन ऑफ इन द पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड में किसी महिलाओं की सम्मान से छेड़छाड़ करना, उनके मोडेस्ट आउटरेजिंग करना, उनके इज्जत उछालना, इस तरीके के जो क्राइम है वो इसमें भी रखे गए हैं, बच्चों से रिलेटेड पॉक्सो एक्ट में भी। नो चेंज इन इन्वेस्टिगेशन, अगर देखें तो हमारे देश में जो बहुत बड़ा पार्ट है वहाँ जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो क्रिमिनल प्रोसीजर के माध्यम से होता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के माध्यम से होता है। और जो अगर बात करें इन्वेस्टिगेशन में, तो जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है जनरली उसका स्टेटमेंट जो जिस भी बच्चे के साथ हो चाहे किसी लेडी के साथ हो, तो जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है उसमें जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं वो एक मेडिकल ऑफिसर होता है और वहाँ फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी होती है, वहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, एग्जामिनेशन किए जाते हैं, साथ साथ बच्चे का एज भी डिफाइन किया जाता है कि बच्चा माइनर है या मेजर, यानी अगर वो बच्चा है 18 साल से कम उम्र है तो उसको पॉक्सो एक्ट लगेगा, और अगर 18 साल से ज़्यादा है तो उसके ऊपर CRPC IPC की धारा 376 बलात्कार की धारा लगती है। तो इसके लिए भी एक चीज़ प्रोवाइड की गई है कि जो चाइल्ड है, अगर वो लड़की है, गर्ल चाइल्ड है, तो वहाँ पर एक वुमेन सब इंस्पेक्टर होना चाहिए जो कि उस बच्चे के घर पर या जो बच्चा जहाँ चाहे वहाँ पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, भारत में वुमेन पुलिस की संख्या कम है, लगभग 10% ही वुमेन स्टाफ हैं थाने में, इसलिए ऐसा संभव नहीं है कि हर जगह ऐसी अवेलेबिलिटी हो सके। अगर 2015 की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने कहा था, उन्होंने एक स्कीम को कहा था कि टू क्रिएट एन इन्वेस्टिगेशन यूनिट एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो उन्होंने एक स्कीम की बात की थी, वो आगे हम देखेंगे। इसके आगे देखें, कंप्राइजिंग वुमेन ऑफ ऑफिसर एंड हेड बाय एन एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी 15 मेंबर की एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे, उनके द्वारा हेड किया जाएगा। और उसका एम क्या होगा, इंश्योर क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन ऑन ए 50-50 एक्सपेंडिचर शेयरिंग बेसिस, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है 50-50 एक्सपेंडिचर बेस शेयर करेंगे और इसको एक कमेटी के माध्यम से सॉल्व किया जाएगा। आगे देखें, डिस्पाइट फंड बीइंग प्रोवाइडेड बाय द सेंटर टू द स्ट्रेंथन महिला डेस्क, मेनी पुलिस स्टेशन स्टिल डू नॉट है इवन सिंगल वुमेन स्टाफ। इस स्थिति में देखा जाए तो गृह मंत्रालय ने कहा को 50-50 बेस पर एक्सपेंडिचर को वहन करेंगे, लेकिन अभी भी बहुत सारे पुलिस स्टेशन ऐसे जहाँ पर कोई एक सिंगल स्टाफ नहीं है, ये कोई महिला पुलिस नहीं है वहाँ पर। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब पॉक्सो एक्ट कहता है कि वहाँ पर एक किसी महिला पुलिस के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन कोई है ही नहीं, तो रिकॉर्ड कहाँ किया जाएगा। सिमिलरली दो देयर इज ए प्रोविजन टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट यूजिंग ऑडियो वीडियो मीन्स एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सफाई मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2018 ऑन कैप्चरिंग एंड प्रिजर्विंग द सीन ऑफ क्राइम ऑफ द हीनियस ऑफेंस यूजिंग ऑडियो वीडियो मीन्स। तो सबसे बड़ी बात देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का 2018 में फैसला आया जब कहा कि जो हीनियस ऑफेंस सीन हुए उन्हें ऑडियो वीडियो तरीके से कैप्चर किया जाए, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए ऑडियो के साथ। लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बाय द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर यूनिफॉर्मिटी द पायलट प्रोजेक्ट हैज़ एट टू बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस स्टेट। तो सबसे बड़ी बात हो कि पूरे राज्य में अभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया, वो पायलट प्रोजेक्ट था। और पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, सरकार किसी स्कीम के लिए एक स्थान 2 स्थानों पर टेस्ट करता है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब टेस्ट है, वो टेस्ट के प्रयोग करती है, फिर उसके बाद अगर गवर्नमेंट को समझ में आता है तो आगे वो उसे प्रोपगेट करते हैं, अदरवाइज छोड़ देते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, द एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस रिकॉर्डेड यूजिंग एनी ऑडियो वीडियो मीन्स विल always रिमेन ए चैलेंज। सबसे बड़ी बात है, आजकल इतने सॉफ्टवेयर आते हैं, कोई अगर सरकारी कैमरे से न रिकॉर्डिंग की जाए, सरकारी एक्चुअल में ऐप के माध्यम से न रिकॉर्डिंग की जाए, तो वहाँ पर ऑडियो वीडियो में छेड़छाड़ हो जाएगी और एक बहुत बड़ी चैलेंज हो जाएगी। फिर उस ऑडियो वीडियो को प्रूफ करना पड़ेगा कि उसमें कितना कोई एडिट है, कट है या कोई इम्पोज किया गया है, कोई चीज़ ऐसा है कि नहीं है। तो फिर उस क्या होगा, एक्चुअल में देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को और ज़्यादा बढ़ाएगा ही। तो इसी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज ही है
और इसके लिए और भी कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता है। आगे देखें तो मेडिकल एग्जामिनेशन में भी देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया है पहले ही, लेकिन फिर से उसे कहा गया है, स्ट्रेस किया गया है। और मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की जाए तो उसमें ये रखा गया है पॉक्सो एक्ट में कि फीमेल डॉक्टर ही करेगी, यानी किसी भी गर्ल चाइल्ड का जो एग्जामिनेशन होगा वो कोई मेल डॉक्टर नहीं कर सकता, केवल फीमेल डॉक्टर करेगी। और जो है 2 फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया गया, जबकि अभी भी कहीं कहीं यूज हो जाता है, लेकिन उसको एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है। अगर इसके अलावा अगर हम देखें जो चार्जशीट होती है जो किसी FSL रिपोर्ट के बिना ही कर दी जाती है, तो फिर उसको कोर्ट द्वारा डिसाइड करना पड़ता है। अब इसके बाद एक बात करें, भारत में किसी भी पर्सन के एज को डिसाइड करने का कोई फैक्टर नहीं है। हमारे जो हाई स्कूल के मार्कशीट होते हैं उसे ही मान लिया गया है सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि हमें एक जुवेनाइल डिलिंक्वेंट कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट के तहत हमें उस बच्चे की एज को भी डिटरमाइन करना होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 में क्या कहा, द गिवन स्टैच्यूटरी प्रोविजन शुड आल्सो बी द बेसिस टू हेल्प डिटरमाइन एज इवन फॉर ए चाइल्ड हु इज ए विक्टिम ऑफ क्राइम। तो जो विक्टिम ऑफ क्राइम है उस बच्चे की भी एज डिटरमाइन करनी है, और जो इसने ऑफेंस किया है, एक्यूज्ड है, उसका भी करना। और ये सब चीज़ें होनी चाहिए लेबोरेटरी के माध्यम से, लेकिन भारत में ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। तो अब्सेंस ऑफ एनी चेंज इन द लॉ और इवन स्पेसिफिक डायरेक्शन द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कंटिन्यू टू रिलाई ऑन द डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन हाई स्कूल। तो हाई स्कूल के मार्कशीट को ही क्योंकि ऐसा न तो कोई गाइडलाइन है न कोई सिस्टम है कि बच्चे की एज को पता किया जाए, इसलिए हाई स्कूल के मार्कशीट ही यहाँ पर एक सर्टिफिकेट के तौर पे कंसीडर कर लिया जाता है। आगे इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है पॉक्सो एक्ट में कि जो एक बड़ी चीज़ ये सामने आती है, जो एज को डिटरमाइन नहीं किया जाने की कोई मैकेनिज्म है। अगर जो लड़की है या जो लड़का है जिसके साथ रेप हुआ है, अगर उसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा, यानी वो माइनर के बजाय मेजर निकल आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि जो एक्यूज्ड है वो एक्यूटल हो जाएगा, वो छूट जाएगा, अगर वहाँ पर कोई सबूत न मिले या उसके प्राइवेट पार्ट में कोई इंजरी न हो तो छूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इसके बाद देखें तो पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पॉक्सो एक्ट में ऐसा रखा गया है कि इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में 60 दिन में हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो क्रिमिनल है वो तुरंत क्या करेगा, बेल के लिए, जमानत के लिए अर्जी कर देगा, उसको जमानत मिल जाएगी। अगर देखा जाए तो IOS जो है एक्चुअल में जो पॉक्सो एक्ट होता है वो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम द्वारा संचालित होता है, जो कि एक्चुअल में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर सुपरवाइज करती है, इन यूनियन मिनिस्ट्री। तो उसके अकॉर्डिंग ये भी है कि इन्वेस्टिगेशन में बहुत जल्दी करना है। अगर वो जल्दी नहीं करते हैं और 90 डे हो जाता है अरेस्ट के, एक्यूज का जो अरेस्ट है उसको लेकर के, तो ही और सी, यानी अगर लड़की ने किसी बच्चे के साथ किया है रेप तो भी, चाहे लड़का ने किया है तो भी, दोनों को वेल मिलने की चांसेस बढ़ जाती हैं। यानी वो 90 दिन के अंदर अगर ऐसा नहीं होता है तो तुरंत ही वेल मांग लेते हैं, उनको वेल मिल जाता है। अब सबसे बड़ा चीज़ ये है, इट इज़ द एक्यूज्ड एंड नॉट द विक्टिम हु गेट द बेनिफिट ऑफ कंप्लीटिंग एन इन्वेस्टिगेशन शॉर्ट टाइम। तो इससे फ़ायदा ये मिलता है जो शॉर्ट टाइम रखा गया 2 महीना या 3 महीना, इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसको मिलता है जो एक्यूज्ड है। और पॉक्सो एक्ट में देखा जाए तो कोर्ट ने भी कहा है कि द एक्यूज्ड हैज़ कमिटेड द ऑफेंस, यानी पॉक्सो एक्ट में कंसीडर किया जाएगा कि जो एक्यूज्ड है, हम देखिए भारत का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो कहता है कि जो एक्यूज्ड है वो एक्चुअल में सिर्फ एक्यूज्ड है, क्रिमिनल नहीं है, जब तक कि प्रूव ना हो, अनटिल प्रूवन ही इज ओनली एक्यूज्ड एंड नॉट ए क्रिमिनल, सो नेवर ट्रीट एज हिम और हर एज ए क्रिमिनल। बट in this case Pacso Act, it is considered that the accused is a criminal, so this is the liability of the accused that he prove that he is not criminal, otherwise court will consider his or she is a criminal। तो सबसे बड़ी बात है उसे क्रिमिनल की तरह हम कंसिडर कर लेते हैं। नो कंडीशन whatsoever are laid down the Pacso Act in the contrast of the Indian Evidence Act section 114B, which clearly provide for the prosecution to prove recent intercourse and the prosecutors to state in court that did not consent। तो हम देखें
जो एविडेंस एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 114, वो कहता है कि जो प्रोसिक्यूशन है उसे प्रूफ करना है कि उसने रिसेंट में इंटरकोर्स हुआ, सेक्स हुआ है, और जो प्रोसिक्यूट है जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, जिसने एक्चुअल में विक्टिम है, आरोप ने जिसने विक्टिम है उसने कोई कंसेंट नहीं दिया था। यानी एक्चुअल में देखा जाए जो चाइल्ड है जिसके साथ रेप हुआ है उसने कोई कंसेंट नहीं दिया। चूँकि वो 18 साल से कम है तो कंसेंट देने का कोई मतलब भी नहीं था। अगर वो कंसेंट देता भी है तो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कहा गया कि उस कंसेंट को कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसे माइनर के तौर पर उसका स्टेटमेंट इस सेंस में कंसीडर नहीं किया जाएगा। अंडर सच सर्कमस्टांसेस द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द कन्विक्शन रेट इज अनलाइकली टू बी अचीव्ड। तो इस सर्कमस्टांसेस को सारे को डिस्कस करें तो हमें पता चलता है कि कन्विक्शन रेट वाकई इसमें संभावना कम हो जाती है। इसलिए ये टाइम है, इट इज़ द टाइम दैट देयर इज ए रिव्यू ऑफ द पॉक्सो एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड टू सी हाउ फार एज हैज हेल्प विक्टिम टू सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड व्हाट मोर नीड टू बी डन इंश्योर। तो अगर हम देखें जस्टिस को इंश्योर करने के लिए हमें और भी चीज़ें इसमें देखने की आवश्यकता है, विक्टिम की कंडीशंस को, और इसे हम किस तरीके से पॉक्सो एक्ट को हैंडल करेंगे। तो ये जो है इस आर्टिकल में कहा गया था, और इस आर्टिकल को डिस्कस करने वाले जो हैं उनका नाम है आर के विज, और ये एक्चुअली में IPS हैं। ये छत्तीसगढ़ में पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं। आगे देखें द एडिटोरियल का जो सेक्शन सेकंड पार्ट है साइड में, इंटरेस्टेड पार्टी, द PIB से रिलेटेड न्यूज़ है। PIB को एक्चुअली फैक्ट चेकिंग के तौर पे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो एक्चुअल में सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जो भी कंटेंट अपलोड किए जा रहे हैं उनका फैक्ट चेक करेगी। गवर्नमेंट का जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, और जो वहाँ पर कुछ गलत लगते हैं तो उसे वो स्टेप डाउन कर सकता है। इसके लिए जो है प्रपोज किया गया है कि IT रूल में चेंज किए जाएंगे। इससे क्या होगा कि PIB या कोई भी जो अथॉराइज्ड एजेंसी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो फैक्ट चेक कर सकेगी और उन्हें टेक डाउन कर सकती है, जो भी फैक्ट गलत वो पाएगी। तो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि जो फ्री स्पीच एंड इंफॉर्मेशन है उस पर इम्प्लीकेशन जो है उस पर असर पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो एक्चुअल में क्वेश्चन ये सामने आता है कि जो PIB है एक्चुअल में नोडल एजेंसी, भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है, जिसका काम क्या है टू डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन टू द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी, प्रोग्राम, इनिशिएटिव एंड अचीवमेंट। तो एक्चुअल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक बनाई गई बॉडी है, एजेंसी है, जो सरकार के इन्फॉर्मेशन को प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने प्रस्तुत करे। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, प्रोग्राम क्या है, इनिशिएटिव क्या है, अचीवमेंट क्या है। लेकिन अब ये ड्यूटी जो है उसको एक और दिया जा रहा है, वो फैक्चुअल चेक करे, तो इससे मीडिया पर असर पड़ेगा, इस आर्टिकल का कहना है। इससे क्या होगा कि जो वो एक क्या करेगा, अब इंटरेस्ट ले रहा है लोगों के सोशल मीडिया के जज करने के लिए। अगर इस प्रपोजल को इम्प्लीमेंट किया गया तो इससे क्या हो सकता है, इसको एक कहा गया आर्टिकल के माध्यम से कि इससे एक सोशल मीडिया के माध्यम पर, सोशल मीडिया पर फ्री एक्सप्रेशन पर एक बैन नहीं, सेंसर क्रिएट हो सकता है। अगर प्रपोजल की बात की जाए तो इसमें ये भी डिस्कस किया गया है कि गवर्नमेंट इन रिसेंट ईयर हैज़ गिवन इनफ इंडिकेशन दैट इट वांट्स टू कंट्रोल द न्यूज स्फीयर। आर्टिकल का कहना है कि गवर्नमेंट के डिफरेंट एक्टिविटी को देखते हुए ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो है न्यूज स्फीयर को अब वो कंट्रोल करना चाहती है। और जो 2021 में भी देखा जाए तो एक रूल बनाया गया था 2021 में, उसका ये एग्जाम्पल है जहाँ पर कहा गया था सोशल मीडिया को एक हम देखते हैं IT रूल एक बहुत ही विस्तृत रूप से डिजाइन किया गया है। अगर हम देखें सिमिलर माइंडसेट वर रिफ्लेक्टेड इन द प्रोविजन ऑफ द डाटा प्राइवेसी बिल। तो इस आर्टिकल का कहना है कि डाटा प्राइवेसी बिल में या जो पिछले साल रूल 2021 से बनाए गए थे, इन सब चीज़ों से ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट हमें सेंसर करना चाहती है। डिफेंडिंग द गवर्नमेंट एंड इस इंस्टीट्यूशन इन द पब्लिक स्पीयर बाय पुटिंग आउट डाटा और स्टेटमेंट इज वेरी मच विद इन द PIB एम्बिट एंड लॉजिकली डिफेंसिबल। तो इस आर्टिकल का कहना है कि जो PIB का काम है अगर उसे देखा जाए तो जो पब्लिक स्पीयर में वो गवर्नमेंट के डाटा को रखते हैं, स्टेटमेंट को रखते हैं, तो उनके एक्चुअल में एम्बेड में आता है, उनके परबे में आता है। ये एक लॉजिकल भी है। लेकिन अगर वो फैक्ट चेक करें डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट सोशल मीडिया पर, तो ये उनके परबे में हमें नहीं दिखता है। तो यानी जो गवर्नमेंट के डाटा को डिसेमिनेट करें, प्रमोट करें, उन्हें प्रोपगेट करें, उन्हें बताएं, वो ठीक है, लेकिन फैक्ट चेकिंग वाला मामला ठीक नहीं लगता है।
Making its fact check binding on news disseminating platform is something else. The government will have to a tool with which easy throat voice of अपोजिंग इट। इसका यही कहना है आर्टिकल का कि इससे क्या होगा, पीआईबी को पहले सरकार इंट्रोड्यूस करेगा, आगे बढ़ा देगा और धीरे धीरे जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे उनका गला घोंट दिया जाएगा। इससे ये पता चलता है कि अभी शोर आर्बिटर ऑफ द ट्रूथ हो जाएगा, यानी पीआईबी ही जो कहेगी वही सत्य होगा और उसके अलावा जो कुछ भी है वो सत्य नहीं है। तो जो ईटर गिल्ड है, गिल्ड का मतलब होता है समूह से, जो लोग एक विशेष तरीके का काम करते हैं, आर्टिसन होते हैं, उन्हें गिल्ड कहा जाता है। तो यहाँ ईटर यानी जो न्यूज़ से रिलेटेड काम लोग कर रहे हैं उन्हें एक तरीके से ईटर गिल्ड कहा गया है कि उनको एक्चुअल में क्रिटिसाइज करने की है कि वो क्रिटिसाइज करें गवर्नमेंट को, लेकिन अब उस पर रोक लग सकता है। डिटर्मिनेशन ऑफ फेक न्यूज कैन नॉट बी इन द सोल हैंड ऑफ द गवर्नमेंट एंड विल रिजल्ट इन द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस। उनका कहना है कि अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि फेक न्यूज को सिर्फ गवर्नमेंट को हैंडल नहीं करना चाहिए, इससे क्या होता है एक्चुअल में सेंसरशिप प्रेस पर लगता है। लेकिन यहाँ पर विचार करने वाली बात है कि जो लोग डिमांड कर रहे हैं आखिर क्यों डिमांड कर रहे हैं, उनका पक्ष सही हो सकता है, लेकिन फेक न्यूज को कंट्रोल करना तो गवर्नमेंट की लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फेक न्यूज हैज टू बी डील्ड विथ इन एन एप्रोप्रिएट मैनर बट द प्रपोजल इन क्वेश्चन विल ओनली मेक द टास्क हार्डर। तो ये सही है, इससे क्या है टास्क ही बढ़ेगा, पीआईबी के ऊपर खर्चे बढ़ेंगे, इसलिए इसके लिए और मैकेनिज्म बनाए जाने चाहिए, ये सत्य है। नेक्स्ट एडिटोरियल है फ्लिप द पेज टू द चैप्टर ऑन मिडिल स्कूल चिल्ड्रेन। तो एनजीओ प्रथम है, उसकी सीईओ ने प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, जिसे हम एनजीओ प्रथम भी कहते हैं, तो उसकी सीईओ ने रुक्मिणी बनर्जी ने इस आर्टिकल को लिखा है। उनका कहना है कि जो एसर रिपोर्ट है जो एनजीओ प्रथम हर 4 साल पर रिलीज करता है, यानी एसर रिपोर्ट 4 साल पर रिलीज हुए हैं, 2018 में पहले हुए थे, अब जो है 2022 में रिलीज हुए हैं। तो उनका कहना है कि जो नेशन वाइड सर्वे किया गया है ये सभी जिलों के हाउस होल्ड को इस सर्वे में कवर किया गया है और ऐसा किया गया है कि उसमें जो है लर्निंग फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया, उस सभी स्कूल के बेसिक लर्निंग को हम कवर करेंगे। साथ ही साथ देखिए 2018 का जो रिपोर्ट आया उसके बाद कोरोना पैंडेमिक आ गया, जिसके वजह से क्या हुआ, बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा है, इसलिए हमें यहाँ पर डाटा को कंपेयर करने की आवश्यकता है। इसके बाद देखा जाए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आया है, एक्चुअल में वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना दिया, ये ध्यान देने वाली बात है। तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी क्या रखी गई है, एक्विजिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन अर्ली ग्रेड। तो उसमें ये रखा कि बच्चों एक्चुअल में वहाँ पर सीखें, वो सिर्फ पढ़ें नहीं, वो सीखें भी, इसलिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव चलाया निपुण भारत की बात की जाए तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी जो बच्चा पढ़ रहा है वो समझे भी और साथ ही साथ वो मैथमेटिकल तार्किक न्यूमेरिकल चीज़ों को भी समझे। ये गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिससे कि जो पॉलिसी बनाई गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिससे पहले कहा जाता था, वो उसे प्रैक्टिस में ला सके। लेकिन बहुत ज़्यादा राज्यों में यहाँ पर घर्षण ट्रैक्शन भी देखने को मिलता है। अगर बात की जाए पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के जो मेन क्राइटेरिया को प्राइमरी स्कूल में उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। ए लुक एट द मैट्रिक्स, डाटा की बात की जाए 2018 में द ऑल इंडिया रूरल इनरोलमेंट फिगर फॉर एज ग्रुप 6 to 14 ईयर वाज 97.2%। तो पहले देखा जाए तो 2018 में ऑल इंडिया रूरल पर 97.2% था, अब की बार 2022 का रिपोर्ट करता है कि 98.4% इनरोलमेंट हो गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन इंक्रीमेंट किस वजह से हुआ है, इसके सेवरल फैक्टर बताए गए हैं कि किस किस वजह से ये इनरोलमेंट हमको बढ़ा हुआ दिख सकता है। तो उसमें जो फैक्टर रखे गए हैं उसमें ये है डिक्रीज इन फैमिली इनकम, कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, परमानेंट क्लोजर ऑफ लो कास्ट प्राइवेट स्कूल, बहुत सारे गांव साइड में प्राइवेट स्कूल चलते थे जिनकी फ़ीस काफ़ी कम होती थी, लेकिन कोरोना के बाद वो परेशान हो गए, उनकी इकोनॉमिक हालत ऐसी नहीं थी कि वो सस्टेन कर सके, वो बंद हो गई। इस वजह से लोग सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिए हैं। इसके अलावा देखा जाए तो बहुत सारे राज्यों की गवर्नमेंट ने भी प्रयास किया है कि स्कूलों में अच्छा सी व्यवस्था की जाए
और इसके साथ साथ देखा जाए तो मिड डे मील की व्यवस्था थोड़ा सही किया गया है, बच्चों को राशन मिला है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल मिले हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या कोरोना में आया है, स्कूल बंद हो गए लेकिन बच्चों को राशन मिल रहा था, इसलिए बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले लिए कि उनको यहाँ पर कम से कम किताबें और खाने को मिलेगा। तो अगर प्लस साइड की बात करें तो इससे हुआ क्या है, प्लस साइड में देखें तो इनरोलमेंट बढ़ गया है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेनिफिशियर हुए हैं सस्टेंड पीरियड में, और उनका जो है स्कूलिंग का 8 ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर द ईच कोहर्ट 225 मिलियन स्टूडेंट इज नो मीन। तो वहाँ पर क्या हुआ है, बच्चों का एक्चुअल में स्कूल टाइम उनका बढ़ा है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको दिखा है, इनरोलमेंट बढ़े हैं। माइनस के देखें, विथ मोर एंड मोर स्टूडेंट गोइंग थ्रू द मिडिल स्कूल पाइपलाइन एंड अटेंडिंग सेकेंडरी स्कूल देयर इज इंक्रीज कंपटीशन फॉर पोस्ट सेकेंडरी अपॉर्चुनिटी। ये भी चीज़ है, जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनरोलमेंट लेंगे और स्कूलों की संख्या सेकेंडरी स्कूल पर, हायर सेकेंडरी स्कूल पर, कॉलेज की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी तो वहाँ पर भी कंपटीशन बढ़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन के लिए। इसके अलावा देखा जाए तो बोर्ड एग्जामिनेशन भारत में एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वो एक्चुअल में क्या है, गेट कीपिंग फंक्शन की तरह काम करता है। इसमें क्या होता है, एग्जामिनेशन का स्ट्रेस होता है, ग्रेड सिस्टम कितने परसेंट कौन पाया, तो ये एक बात देखा जाए तो स्कूल छोड़ने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर हम देखें भारत में जो पढ़ाई का स्तर है, परसेंट का एक्चुअल में सच तो ये है पूरे लाइफ में कहीं मतलब नहीं होता है, लेकिन हमें इसका एक इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन इसके इम्पोर्टेंस को जब समाज में रेस्पेक्ट से जोड़ दिया गया तो इसका एक बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ा। अब फाइनली अब देखते हैं हाई स्कूल के एग्जामिनेशन का कोई महत्व नहीं रह गया, वो केवल हाई स्कूल का सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बन करके रह गया है। सिंस इट्स इंसेप्शन एसर हैज मेजर्ड फाउंडेशनल स्किल इन रीडिंग एंड अरिथमेटिक। द हाइएस्ट रीडिंग टास्क ऑन द एसर टूल इज रीडिंग ए टेक्स्ट एट अ ग्रेड सेकेंड लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी। एसर एक्चुअल में जो रिपोर्ट बनाता है, सर्वे करता है, उसमें बच्चों से किताबें पढ़ने के लिए दी जाती हैं और मैथमेटिक्स की कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक्चुअली उनके ही किताबों से रिलेटेड होते हैं। फिर वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद क्या कहते हैं, 3 डिजिट के अंकों का वो न्यूमेरिकल करने के लिए देते हैं, डिवीजन 1 डिजिट से डिवीजन करने की प्रॉब्लम को सॉल्व कराते हैं। अगर बच्चा जो है क्लास 4 स्टैंडर्ड का हो, अगर हम देखें उसके नीचे वाले को करते हैं, साथ ही साथ देखें उसका असेसमेंट होता है, और अगर बच्चा उससे भी अच्छा कर सकता है तो उसके अकॉर्डिंग किए जाते हैं, यानी जो बच्चा जितना हाईएस्ट लेवल तक जाएगा, कंफर्ट लेवल तक, वहाँ तक उसकी जो है टेस्ट की जाती है। और ये चीज़ें कम से कम 5 साल से 16 साल के बच्चों के की जाती है, यानी 5 साल से कम बच्चों का, 16 साल से ज़्यादा बच्चों का ऐसा रिपोर्ट डाटा क्रिएट नहीं करता है। एसर रिपोर्ट में आगे क्या कहा गया है कि जो एक्चुअली बेसिक लर्निंग लेवल है मिडिल स्कूल चिल्ड्रेन की, वो बहुत ही लो है और स्टैग्नेंट भी है, काफ़ी दशकों से ऐसा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जो मिडिल स्कूल हैं, जो बच्चों के स्कूल हैं, एक्चुअल में उसमें वैल्यू एडिशन होता नहीं है या बहुत ही कम होता है, बहुत ही इतना माइन्यूट लेवल पर होता है कि उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। आगे देखिए रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि जो बच्चे क्लास 8 तक पहुंच जा रहे हैं, स्टैंडर्ड 8 तक पहुंच तो जा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए उनकी लर्निंग कैपेसिटी को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इक्विप्ड नहीं है। उनकी जो फाउंडेशनल लिटरेसी है, किताबें पढ़ने का, उसे थोड़ा समझने का, उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी उनके अंदर विकसित नहीं हो पा रही। जो बच्चे गांव के स्कूलों से पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। आगे डाटा शो करता है ओवर एम्बिशियस curriculum and the linear age grade organization structure of the Indian school result in a vast majority of the children getting left behind early in their school career। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि भारत में करिकुलम पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, सिलेबस कंप्लीट हो गया, करिकुलम कंप्लीट हो गया, एग्जामिनेशन हो गए, बस बच्चे ने एक्चुअल में क्या सीखा इससे कोई मतलब नहीं। और साथ ही साथ बच्चा जब जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं, पढ़ करके आगे वो क्या करेंगे इससे रिलेटेड न तो सरकार के पास कोई गाइडलाइन है, ना कोई प्रपोजल है, ना कोई प्रोग्राम है, और गार्जियन इसके लिए कुछ नहीं कर सकता है, जिसको जो मन करता है वो पढ़ता चला जाता है। इस तरीके से देखा जाए तो स्कूल में कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जो बच्चे हैं वो आगे एकेडमिक में जाकर क्या करेंगे, एकेडमिक कंप्लीट करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद करेंगे क्या, ये बड़ी समस्या है कि वो करेंगे क्या, लेकिन इस पर किसी का कोई फोकस
नहीं है, बस बच्चा पढ़ता चला जाए। हमारे स्कूल सिस्टम, आगे रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे स्कूल सिस्टम में देखा जाए तो बच्चों को बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए या एकेडमिक के लिए उन्हें प्रिपेयर कराया जाता है। उन्हें एकेडमिक कंटेंट दिए जाते हैं कि वो पढ़ें, रटें और पास हो जाएं। फिर कॉलेज लाइफ में चले जाएं, कॉलेज में भी वहाँ डिग्री कॉलेज में ऐसा ही चीज़ें होती है, और इस तरीके से उनके सारे एग्ज़ाम फुलफिल हो जाएंगे और उन्हें वाइट कलर, उनको जो डिग्री मिलेगी उस पर उन्हें वाइट कलर जॉब के लिए कंसीडर कर लिया जाएगा कि वो वाइट कलर जॉब में जाएं और अपनी प्रिपरेशन करें। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हम लर्निंग लॉस की कंडीशन है। यानी यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग ये है कि एक्चुअल में बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो लॉस में हैं, वो सीख नहीं रहे हैं ज़्यादा। क्रिटिकल थिंकिंग एंड फ्लेक्सिबल पाथवे थ्रू स्कूल, इट इज़ टाइम टू रीथिंक एंड रीवर्क what happen with our children once they grow past the foundation stage of schooling। तो बच्चे के फाउंडेशन ही कमज़ोर रहेगा तो आगे बढ़ करके क्या कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, एक क्रिटिकल चीज़ है। इसे रिमेंबर करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि मिडिल स्कूल चिल्ड्रेन आल्सो अर्जेंटली नीड सपोर्ट फॉर लर्निंग रिकवरी एंड कैचअप। तो मिडिल स्कूल में जो 6, 7, 8 के बच्चे हैं, हाई स्कूल हैं या इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, उन पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना स्कूल का सिस्टम केवल रटो सिस्टम पे ख़त्म हो जाएगा। बहुत प्रोग्रेस सब लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये था आज का आर्टिकल। इसके बाद देखें क्लैरिटी एंड पर्पज, इससे जो है बीजेपी से रिलेटेड है, तो पॉलिटिकल न्यूज़ हमको यहाँ नहीं देखना है। आगे ओपिनियन वगैरह है, ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पॉलिटिकल फ्लक्स इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से रिलेटेड कोई न्यूज़ हमें देखने का कोई मतलब नहीं है, जो एग्ज़ाम के लिए ठीक नहीं है। तो ये था आज का एडिटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में। तो अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।